Good morning, student. Today topic is heme synthesis and breakdown. जो हीम होता है उसका हीमोग्लोबिन में जो हीम वाला पार्ट होता है ना, उसका अपन ब्रेकडाउन कैसे करेंगे और सिंथेसिस कैसे होता है ये देखेंगे अपन। तो फर्स्ट अपने फंक्शन ऑफ हीम के बारे में भी देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन इज ए conjugated protein having heme as the prostatic group and the protein the globin। ये जो अपना हीम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो प्रोस्टेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और एक होता है प्रोटीन पार्ट जिसको अपन ग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला प्रोस्टेटिक ग्रुप जो क्या होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और सेकंड होता है प्रोटीन पार्ट होता है, उसमें प्रोटीन ग्लोबिन होती है। इट इज़ ए टेट्रामेरिक प्रोटीन। ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है वो टेट्रामेरिक प्रोटीन होती है विद द 4 सब यूनिट, ईच सब यूनिट हैविंग द ए प्रोस्टेट ग्रुप एंड ग्लोबिन पेप्टाइड। ग्लोबिन पेप्टाइड और प्रोस्टेट ग्रुप से अटैच होती है। द पॉलीपेप्टाइड चेन आर यूजुअली 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन। इसमें जो प्रोटीन की जो चेन होती है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। Hemoglobin has a molecular weight of about 67,000 Dalton. Each gram of hemoglobin contains 3.4 मिलीग्राम of iron. 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होगा वो 3.4 मिलीग्राम होगा। हीम इन इज प्रेजेंट इन, जो हीमोग्लोबिन वाला जो हीन होता है वो और कहाँ प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में तो होता ही है, इसके अलावा मायोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम में भी प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है उसमें भी प्रेजेंट होता है, कैटालेज एंजाइम में भी प्रेजेंट होता है, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज एंजाइम होता है उसमें प्रेजेंट होता है, और नाइट्रिक ऑक्सीडेज सिंथेटेज इनमें भी क्या होता है ये हीम प्रेजेंट होता है। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ साथ इतने में भी प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं हीम इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन विद ए पोरफायरिन रिंग। अपन बात करें कि ये हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, तो हीम कैसे बनता है। हीम इज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन होता है और क्या होता है पोरफायरिन रिंग होती है। ये आयरन है और ये पोरफायरिन रिंग है। तो आयरन और पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना होता है हीम। ऐसे ही जैसे क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस ग्रीन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स में होता है वो क्या होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। इन प्लांट इज द मैग्नीशियम पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स। देखो अपने में हीमोग्लोबिन है ना, वो तो आयरन और पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना होता है और प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम और पोरफायरिन रिंग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीम के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हीम में एक तो पायरोल रिंग होती है, ये पायरोल रिंग है, और एक होती है पोरफायरिन रिंग। ऐसी पायरोल रिंग 4 मिल जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, तो वो क्या बन जाएगी पोरफायरिन रिंग बन जाएगी। पोरफायरिन रिंग में फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ है। अपन ने इस बॉन्ड को जो नंबरिंग दी है वो दी है 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है इसको अपन ने नाम दिया है अल्फा पेप्टाइड बॉन्ड, बीटा, गामा और डेल्टा के नाम से दिया है। अब ये चारों आयरन से मिल जाती है, अगर ये चारों आयरन से मिल जाए और इन कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे, ये डॉट डॉट है वो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अपन इसमें सब्स्टिट्यूशंस जोड़ते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स में M फॉर मिथाइल, V फॉर विनाइल और P फॉर प्रोपियोनिल होता है। तो ये सब्स्टिट्यूशंस भी जुड़े होते हैं इनके ऊपर, ये सब्स्टिट्यूशंस जुड़े हुए हैं। ये आयरन है, आयरन 4 पायरोल रिंग से मिलकर बना हुआ है और उनके ऊपर ये सब्स्टिट्यूशन जुड़े हुए हैं। ये अल्फा बीटा गामा ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये इनके नेम होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हीम, तो स्ट्रक्चर ऑफ हीम में क्या क्या आता है वो फॉर्म बना रखा अपने। पोरफायरिन आर साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द पोरफायरोल रिंग। ये पोरफायरोल रिंग है 1 2 3 4, तो पोरफायरोल रिंग लिंक्ड बाय द मिथाइल ब्रिज, ये मिथाइल ग्रुप बना रखा है इन्होंने, ये मिथाइल, ये 4 पायरोल है
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ जो पायरोल रिंग है वो आपस में मिथाइल ब्रिज बना रखा है। तो मिथाइल ब्रिज से क्या है, ये आपस में अटैच है। ये अपन ने कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रखी है, जैसे यहाँ कार्बन है तो 1 2 3 और 4 ऐसे वैलेंसी कंप्लीट कर रखी है। तो ये होता है मिथाइल ग्रुप। हीम इज ए फेरोप्रोटोफोरफायरीन। द पायरोल रिंग आर नेम इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये पायरोल रिंग का अपन ने नेम दे रखा है रोमन में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दे रखा है। ब्रिज एज द अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। और जो ब्रिज है, मिथाइल ब्रिज है, उसको अपन ने नाम दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रखा है। देन द पॉसिबल एरियाज ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, जो अपने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपन ने नंबरिंग दे रखी है 1 to 8। ये सब्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8th, ये सब्स्टिट्यूशंस है, इनको नंबरिंग 1 to 8 अपन ने काउंटिंग दे रखी है। तो ये हीम का यहीं तक था। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ हीम। हीम का फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखते हैं। तो बायोसिंथेसिस ऑफ हीम, इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ग्लाइसिन प्लस सक्सिनिल कोएंजाइम है वो आपस में मिल कर के बनाएंगे डेल्टा एमिनो ल्यूवेनिक एसिड ALA बनाएंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप में हो गया ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम मिल कर के ALA बनाएंगे। एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ जो एंजाइम होगा वो आएगा ALA सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में होगा क्या कि डेल्टा एमिनो LAV है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोबिलिनोजन PBG में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ALA है वो PBG में कन्वर्ट हो जाएगा ALA डिहाइड्रेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देन ये PBG है वो कन्वर्ट हो जाएगा UPG में। UPG क्या होता है, यूरोफोरफायरिनोजन UPG। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा UPG थर्ड को सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर UPG है वो कन्वर्ट हो जाएगा CPG में। CPG क्या होता है, कोप्रोफोरफायरिनोजन, और ये होता है UPG डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। CPG कन्वर्ट हो जाएगा PPG में। PPG क्या होता है, CPG ऑक्सीडाइज करेंगे तो PPG में क्या होगा, प्रोटोफोरफायरिनोजन। फिर ये PPG है वो PP में कन्वर्ट हो जाएगा। PP होता है प्रोटोफोरफायरिन, और ये प्रोटोफोरफायरिन है वो हीम सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें ये 6 एंजाइम, ये 7th एंजाइम है वो रोल कर रहे हैं। और स्टेप क्या होती है, सक्सिनिल ग्लाइसिन प्लस सक्सिनिल कोएंजाइम ALA से PBG, PBG से UPG, UPG से CPG, CPG से PPG और PPG से PP बन जाएगा, और PP से क्या बन जाएगा, हीम बन जाएगा। एक्चुअली ये मैकेनिज्म कैसी होती है ये अपन देखेंगे समरी ऑफ हीम बायोसिंथेसिस में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये जो हीम का फॉर्मेशन होता है ना वो 2 जगह होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, एक होता है साइटोप्लाज्म में। तो कैसे होता है कि सबसे पहले ये ग्लाइसिन और सक्सिनिल कोएंजाइम है वो ALA में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ALA है वो माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। फिर ALA है वो कन्वर्ट हो जाएगा PBG में, PBG कन्वर्ट हो जाएगा UPG में, UPG थर्ड कन्वर्ट हो जाएगा CPG में। ये CPG अब साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये CPG थर्ड है वो बनाएगा PPG थर्ड। फिर ये PPG है वो PPG में कन्वर्ट हो जाएगा, PP में कन्वर्ट हो जाएगा, और PP है वो हीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे हीमोग्लोबिन का जो फॉर्मेशन है वो ऐसे हो जाता है। फिर दे रखा है ब्रेक डाउन ऑफ हीम। हीम का जो ब्रेक डाउन है वो कैसे होगा, या इसको बोलते हैं कैटाबोलिक पाथवे ऑफ हीम। तो कैसे होता है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में टूट जाता है बेटा, हीम प्लस ग्लोबिन में। अब ग्लोबिन तो क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो ये एमिनो एसिड का पूल बनाएगा टूट करके। और जो हीम होता है वो ओपन हो जाएगी, अपन ने देखा था हीम की चेन, तो हीम की चेन क्या हो जाएगी, रिंग ओपन हो जाएगी। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो हीम की चेन बनी हुई थी वो ओपन हो जाएगी। उसके ओपन होने से क्या है, आयरन तो अलग हो जाएगा, और आयरन तो दोबारा यूज में भी ले लेंगे।
और जो बचा हुआ था अपने फोरफायरिन वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलीवर्डिन में और बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। देन आता है प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बनता कैसे है और एक्सक्रीट कैसे होता है, कहाँ होता है। तो आरबीसी लाइसिस, सबसे पहले जैसे ही आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। आरबीसी के ब्रेकडाउन से हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा और हीमोग्लोबिन में से क्या हो जाएगा, ग्लोबिन अलग और फिर हीम अलग। अब हीम से क्या बन जाएगा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन बन जाएगा। कहाँ पे, रेटिकुलो एंडोथीसियल सिस्टम के थ्रू बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बन जाएगा। ये बिलीरुबिन कहाँ चला जाएगा, लीवर में। लीवर में से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। अब कुछ तो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के साथ चला जाता है स्टेरेकोबिलिनोजन। ये स्टेरेकोबिलिनोजन होता है, वही अपने जो फीकल मैटर होता है उसको येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। एंड स्टेरेकोबिलिन, ये स्टेरेकोबिलिन है वो क्या करता है, अपने जो फीकल मैटर है उसको येलो कलर प्रोवाइड करवाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ बिलीरुबिन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के थ्रू एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाता है। और इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में से कुछ कहाँ चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे जो यूरोबिलिनोजन है वो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये यूरोबिलिन आता है वो अपने यूरिन को येलो कलर देता है। तो अपना जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होता है वो एक तो यूरिन के थ्रू, जैसे यूरिन में तो किसकी फॉर्म में, यूरोबिलिन की फॉर्म में, और फीकल मैटर में जो बिलीरुबिन निकलेगा वो निकलेगा स्टेरेकोबिलिन की। तो स्टेरेकोबिलिन होता है, ब्लिनिन होता है, वो क्या करता है, फीकल को येलो कलर प्रोवाइड करवाता है, यूरिन को यूरोबिलिन है वो प्रोवाइड करवाता है। अपन देखते थे कि ये बिलीरुबिन होता है वो दो टाइप का होता है बेटा, एक तो डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट कौन सा है, ये कैसे पता चलता है, ये चलता है वॉन डेनबर्ग टेस्ट। वॉन डेनबर्ग टेस्ट के थ्रू अपन बिलीरुबिन के दो टाइप होते हैं वो पता करते हैं। कैसे, अगर जो वॉन डेनबर्ग के साथ में डायरेक्ट टेस्ट देता है वो डायरेक्ट बिलीरुबिन हो जाएगा, जो डायरेक्ट नहीं देता है वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हो जाएगा। जैसे बिलीरुबिन रिएक्ट विद द डाईएजो रिएजेंट, जब अपन बिलीरुबिन को डाईएजो रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। डाईएजो रिएजेंट क्या होता है, डाईएजोटिनाइज सल्फ्यूनिक एसिड, ये एक सल्फ्यूनिक एसिड होता है, इसके साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं और पर्पल कलर, अगर डायरेक्ट पर्पल कलर आ जाता है तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, इसको डायरेक्ट बिलीरुबिन भी बोलते हैं। और जो डायरेक्ट नहीं देगा वो हो जाएगा फ्री बिलीरुबिन बोलेंगे उसको, या फिर नॉन कॉन्जुगेटेड बोलेंगे, या फिर इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो अपन यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलीरुबिन में डिफरेंस ये देखते हैं। तो देखो, वाटर में इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वो सोल्यूबल होता है। अल्कोहल में ये सोल्यूबल होता है, वो भी सोल्यूबल होते हैं, दोनों सोल्यूबल होते हैं। तो हाँ, और नॉर्मल जो प्लाज्मा लेवल है वो 0.2 to 0.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो रहा है, और ये ऐसे हो रहा है। तो इसका कैसे पता चलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन का, अगर डायरेक्ट एजो रिएजेंट में सोल्यूबल हो गया तो इसका मतलब वो डायरेक्ट बिलीरुबिन हो जाएगा, और अगर उसमें अल्कोहल डालने पर वो क्या हो रहा है, सोल्यूबल हो रहा है, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है। कैसे, अगर बिलीरुबिन को अपन डाईएजो रिएजेंट में डाल दें और डायरेक्ट पर्पल कलर डाल दे तो इसका मतलब वो डायरेक्ट बिलीरुबिन है, कॉन्जुगेट बिलीरुबिन है। और अगर डायरेक्ट नहीं दे रहा है और उसमें अल्कोहल डालने के बाद दे रहा है, पहले अपन ने बिलीरुबिन में डाईएजो रिएजेंट डाला, पर्पल कलर नहीं आया, फिर अल्कोहल डाला, अल्कोहल डालने के बाद अगर पर्पल कलर आ रहा है तो इसका मतलब उसने डायरेक्ट टेस्ट नहीं दिया है, अल्कोहल के बाद दिया है, तो उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या फ्री बिलीरुबिन, या फिर अपन नॉन कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अल्कोहल की प्रेजेंस में सोल्यूबल होगा। बाइल में बात करें तो बाइल में फ्री बिलीरुबिन एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। यूरिन की बात करें तो ये ऑलवेज एब्सेंट होगा, और नॉर्मली वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे फ्री बिलीरुबिन का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। वॉन डेनबर्ग टेस्ट करते हैं तो ये वाला है वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव देता है और ये डायरेक्ट पॉजिटिव देता है।
डायरेक्ट का मतलब आ गया कि जो रिएजेंट डालते ही अगर टेस्ट दे देता है तो वो डायरेक्ट बिलिरुबिन हो जाएगा, और अगर उसमें अल्कोहल डालने के बाद में अगर वो पर्पल कलर देता है तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। टाइप ऑफ जॉन्डिस, तो टाइप ऑफ जॉन्डिस में अपन देखेंगे जैसे पहले हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस वैसे जॉन्डिस होता क्यों है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उस कारण होता है। तो फर्स्ट है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। कौन कौन सी कंडीशन में होता है? न्यूबॉर्न बेबी में तो हो सकता है जैसे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब हो गया कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव का ब्लड चढ़ा दे, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव वाले का ब्लड चढ़ा दे। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण क्या होगा? RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब RBC का ब्रेकडाउन होगा तो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन तो बनेगा। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो जाए। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस में क्या होता है? जब फीमेल का ब्लड ग्रुप कैसा हो? नेगेटिव हो, और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हो तो फर्स्ट वाला तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वाला क्या होता है? हीमोलाइसिस का शिकार हो जाता है क्योंकि एंटीबॉडी बन जाती है। एडल्ट में क्या हो सकता है? एडल्ट में G6PD डेफिशिएंसी हो जाए। G6PD जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब ऐसा होगा। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब होता है कि अपनी खुद की एंटीबॉडी ही क्या करने लग जाए? अपनी खुद की RBC को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, तो उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। तो इन सब में क्या होता है? RBC का ब्रेकडाउन हो रहा था तो इसको बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। फिर एक होता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस क्या होता है? यह होता है हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E के कारण होता है। तो जो हेपेटाइटिस होता है वो उसी को बोलते हैं अपन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। हेपेटो का मतलब हो गया लीवर, तो लीवर की हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस यानी कि लीवर की सेल को डैमेज करना, और लीवर की सेल को डैमेज कौन कर रहा है? यहाँ पे वायरस कर रहा है। नेक्स्ट होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का मतलब होता है कि उसके फ्लो को रोक दे, ब्लड के फ्लो वगैरह को रोक दे। तो इस ये कैसे कैसे हो सकता है? एक तो स्टोन, गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया तब हो सकता है, या फिर कार्सिनोमा कैंसर वगैरह हो सकता है। तो कैंसर और स्टोन दोनों में, कैंसर में क्या होती है? ट्यूमर बन जाती है, और स्टोन में क्या होता है? कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। तो उस डिपोजिशन के कारण क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, इसीलिए उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तीनों में और डिफरेंस दे रखा है, हीमोलाइटिक और हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, तीनों में ये डिफरेंस दे रखा है कि इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन होता है वो हीमोलाइटिक में और हेपेटोसेलुलर में दोनों में इंक्रीज होता है, उसमें नॉर्मल रहता है। डायरेक्ट बिलिरुबिन इधर नॉर्मल, उन दोनों में क्या होता है? इंक्रीज होता है। और ALP होता है वो ब्लड में नॉर्मल, इंक्रीज, और उधर जा कर के वेरी हाई हो जाता है। बाइल सॉल्ट होता है वो यूरिन में नील रहेगा और उधर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। इधर की बात करें तो ये डायरेक्ट बिलिरुबिन है, नील रहेगा, दोनों में एब्सेंट रहेगा, उधर क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। ब्लीनोजन है, ब्लीनोजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इधर नील होगा, उधर भी नील होगा। नेक्स्ट रहेगा फीकल यूरोब्लिनोजन। फीकल ब्लिनोजन होता है वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में तो इंक्रीज हो जाता है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में डिक्रीज हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एब्सेंट रहता है इसमें। तो अपना ये हीम सिंथेसिस और उसका ब्रेकडाउन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।